and presentation in preparation and presentation of financial statements should be disclosed. आप यहाँ पॉलिसी अपना डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, रेदर आप सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हम जो पॉलिसी, whatever policy which we are following, this is in line with AS 28, AS 26, AS 22, whatsoever. So this is not accepted. Whatever you are doing, you have to state specifically what you are doing. So to that extent, the statement you have given is not in order. मयूर थोड़ा ये स्लो चल रहा है पीपीटी, कुछ मेरे साइड प्रॉब्लम है या क्या? नहीं, पीपीटी तो ओके भैया। आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू होगा, नेटवर्क का कोई इशू होगा। ओके ओके, एक बार या तो आप एक बार एंड करके वापस से पीपीटी ऑन कर लीजिए। राइट राइट। स्लो चल रहा है, ठीक है। सो बेसिकली ये बोला गया फिर दैट यू हैव टू स्पेसिफिकली स्टेट द पॉलिसीज। जैसे हम डेफिनेशन देखें तो व्हाट आर अकाउंटिंग पॉलिसीज? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and method of applying those principles in preparation and presentation of financial statement. Therefore, the requirement is that whatever policy we are following, that should be specifically disclosed, explicitly disclosed. We cannot just refer to the standard. So, अब कुछ देखा गया that there were certain companies which were subject to MAT, और कंपनी ने MAT credit entitlement recognize किया, those MAT in the as an asset in the financial statement, और ये जो asset recognize किया that were material. अगर ये material नहीं होता तो one can say that accounting policy अगर हम नहीं भी देते हैं then it is in order, because requirement है all significant accounting policies, all material accounting policies. So this MAT credit entitlement was material, इसका कोई policy नहीं था. So that to that extent it was stated that there should have been accounting policy for MAT credit, क्योंकि अब मैट क्रेडिट हम कब रिकॉग्नाइज करते हैं? से देयर इज अ कंपनी जिसको मैट का टैक्स लग रहा है। अब हम मैट क्रेडिट तब रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमको लगता है कि इन इमीडिएट फ्यूचर, इन द फोर्सिबल फ्यूचर देयर विल बी सफिशिएंट टैक्सेबल इनकम, जिसके अगेंस्ट में ये मैट क्रेडिट हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन हम कब यूटिलाइज कर सकते हैं, कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, हम उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में उसको ब्रेकअप करते हैं। जितना हम नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज करेंगे उसको मैट क्रेडिट इंटाइटलमेंट, मैट क्रेडिट एसेट करंट एसेट में दिखाएंगे, और जितना हम एक साल के बाद करेंगे उसको यूटिलाइज हम उसको नॉन करंट एसेट में दिखाएंगे। ऑब्वियसली अभी एक सिचुएशन है 115BAA, कोई कंपनी अगर 115BAA ऑप्ट करता है तो इट नीड नॉट इवन, तो उसको मैट नहीं लगता है। तो अगर मैट नहीं लगता है एंड वो ऑप्ट करता है 115BAA, तो उसको फिर मैट क्रेडिट पूरा का पूरा एक ही बार में रिवर्स कर लेना। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन है कि आई हैव ऑप्टेड फॉर 115BAA, आई हैड मैट क्रेडिट, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैट क्रेडिट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रेजेंट रिजाइन, बट आई वांट टू शिफ्ट टू 115BA, तो हम पूरा का पूरा मैट क्रेडिट एंटाइटलमेंट को पीएल में चार्ज कर देते हैं अंडर द हेड करंट टैक्स, और उसका फिर हमको एक तो नोट्स एंड अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि हमने 115BA ऑप्ट किया, इसलिए जितना अनयूटिलाइज्ड मैट क्रेडिट बुक्स में था, क्योंकि हमको 115BA में मैट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, देन आई चार्ज इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो नेक्स्ट है कि अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह से हमारा दिया हुआ था एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर having a material variance on financial statement are accounted for on accrual basis. Income and expenses are accounted for on accrual basis. Income and expenditure are accounted for on accrual basis, except such and such which are accounted for on cash basis. Number one, I cannot account for anything on cash basis because Companies Act says that mandatorily you have to follow accrual system of accounting. AS1 says there are three fundamental accounting assumptions: going concern, consistency, and accrual. So if there is any departure from any of the three accounting assumptions, then auditor has that is not an accepted way, and that this will constitute a departure from section 133, क्योंकि section 133 बोलता है कि हमारे को सारा accounting standard follow करना पड़ेगा। Therefore, what would have been ideal in such case कि उनको जो भी
इनकम है, जैसे से सेल्स है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी में उनको सेल्स के बारे में एक पॉलिसी होना चाहिए था कंपनी को। अगर उसके पास से इंटरेस्ट इनकम है तो इंटरेस्ट इनकम का एक अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए। डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड इनकम का एक अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए। ड्यूटी ड्रॉबैक्स है, उसका अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए। रिटायरमेंट बेनिफिट्स है कि हम एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब तरह का बेनिफिट देते हैं, तो उसका अकाउंटिंग पॉलिसी होना चाहिए। अगर हमारा पास इंश्योरेंस क्लेम्स है, उसका हमारा पॉलिसी क्या है देना चाहिए। सो जब हम यहाँ पे एक पॉइंट आई लाइक टू से कि व्हेन आई से दैट आई एम नॉट परमिटेड टू अकाउंट फॉर इनकम एंड एक्सपेंस ऑन कैश बेसिस, तो यहाँ पे हमको थोड़ा AS9 में भी जाना पड़ेगा दैट revenue should be recognized only when there is a reasonable certainty of ultimate collection. So there may be some cases relating to say duty drawback, relating to say insurance claims, relating to say export incentives कि मे बी एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट मेरे को हमने ये क्लेम इंश्योरेंस का किया है, बट हमारे को टिल द बिफोर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, बट टिल द डेट ऑफ साइनिंग बैलेंस शीट देयर इज नो रीजनेबल सर्टेनिटी कि ये मेरा पैसा मिलेगा। हमने इंश्योरेंस में क्लेम फाइल कर दिया कि देखो मेरा स्टॉक लॉस्ट बाय फायर है, तो मेरा स्टॉक का लॉस 2 करोड़ रुपया का है, तो मेरे को 2 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। बट हमने क्लेम फाइल कर दिया, बट इंश्योरेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब तक एक्सेप्ट नहीं किया तब तक हम इस इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। देयरफॉर यहाँ हम ये नहीं बोलेंगे कि आई एम नॉट फॉलोड accrual basis, I am following cash basis. That is not the way, because requirement is that even I follow accrual basis, revenue should be recognized only when there is a reasonable certainty of ultimate collection. If there is no reasonable certainty of ultimate collection, revenue recognition has to be postponed. So to that extent it is possible. जब हम डिविडेंड का भी बात करते हैं तो जनरली हमारा परसेप्शन रहता है कि डिविडेंड तो हमको जब मिलता है तब हम रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसा नहीं है। डिविडेंड विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव द डिविडेंड इज एस्टैब्लिश्ड। तो आप सपोज करो कि कंपनी ने कोई इंटरिम डिविडेंड दिया 30 मार्च को, करेक्ट, तो वो डिविडेंड मेरे को मिला अप्रैल में, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल को मिला, से फॉर एग्जाम्पल। तो 30th मार्च में आई वाज होल्डिंग द शेयर्स ऑन द रिकॉर्ड डेट, सो देयर वाज अ राइट टू रिसीव द डिविडेंड बिफोर 31st मार्च। तो इस केस में आई विल नॉट postpone the revenue recognition or will recognize dividend income in the financial year in which you receive, but I will recognize the dividend income in the first year जब 30th March 21 को उसने interim dividend board ने declare कर दिया। So there was a case where इतने सारे items के बारे में कोई accounting policy नहीं था, but this company had material amount of each of these assets. Fixed asset, that is property, plant and equipment, we need to have an accounting policy. Inventory, provisions and contingent liability, impairment, deferred tax, revenue recognition, leases. This is very important. कई बार होता है कि हम लीज का हम रेंट देते हैं, हमको रेंटल इनकम आता है, बट हम लीज का कोई पॉलिसी नहीं देते हैं। तो बेसिकली जब हम कोई प्रॉपर्टी को रेंट पे लेते हैं और हम उसको एनुअली रेंट पेमेंट करते हैं, it is a case of an operating lease which may be a cancelable lease or non cancelable lease। वैसे ही हम प्रॉपर्टी कोई को रेंट पे देते हैं तो इट इज अगेन अ केस ऑफ लीज which may be a cancelable lease or a non cancelable lease। तो हमको AS19 के तहत अकाउंटिंग पॉलिसी और डिस्क्लोजर्स देना पड़ेगा। When I talk of employee benefits, so there may be short-term employee benefits like salary, wages, compensated absence. There may be long-term benefits which may be defined or which defined contribution or defined benefit। जब हम डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का बात करते हैं तो देयर में भी PF, ESI। जब हम डिफाइंड बेनिफिट का बात करते हैं तो देयर में भी व्हाट यू कॉल अ ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट। तो फॉर ऑल दोस वी नीड टू हैव अ पॉलिसी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, अगर हमारा कोई फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन है, हमारे कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है, मे बी इट्स इंपोर्ट, मे बी इट्स एक्सपोर्ट, हमको इसका भी पॉलिसी देना पड़ेगा। ईयर एंड में एसेट लायबिलिटीज हमारी रह जाते हैं, हाउ डू आई रिकॉग्नाइज दोज ईयर एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसका भी हमारे को पॉलिसी देना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट इज बोरिंग कॉस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा है कि अधिकतर लोग छोड़ देते हैं बोरिंग कॉस्ट का। हम जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, हमारा कंपनी में हो सकता है आई हैव टेकन लोन फ्रॉम ग्रुप कंपनीज, मे बी आई हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक्स। तो बोरिंग कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर इंसिडेंटल कॉस्ट, एंसिलरी कॉस्ट रिलेटिंग टू बोरिंग। तो हम जब बोरिंग करते हैं तो हम बैंक से तो हम इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, बैंक को प्रोसेसिंग फीस करते हैं, दैट इज आल्सो बोरिंग कॉस्ट। वी इनकर एंसिलरी कॉस्ट इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ बोरिंग, दैट इज आल्सो बोरिंग कॉस्ट। So there should be an accounting policy for those borrowing cost.
तो जनरली हम देखते हैं, अरे हम तो इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, जो बैंक डेबिट दे देता है उसी को हम तो चार्ज करते हैं, तो व्हाई नीड टू हैव अ पॉलिसी? देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू अ पॉलिसी फॉर सर्टेन बोरिंग कॉस्ट आर चार्ज टू पीएल अकाउंट, सर्टेन बोरिंग कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड। तो हमको बोरिंग कॉस्ट का भी पॉलिसी देना पड़ेगा, एंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स योर बोरिंग कॉस्ट, यू हैव टू डिफाइन दैट आल्सो। गुडविल एंड अदर इंटेंजिबल्स अगर है, इंटरेस्ट, कमीशन एंड अदर रिसीट्स अंडर अदर इनकम, तो इफ दे आर मटेरियल तो हमको दिखाना पड़ेगा हाउ डू आई अकाउंट फॉर इंटरेस्ट। से if I am an NBFC, so I generally say interest is accounted for on time proportion basis, or I follow prudential norms for income recognition prescribed by asset classification provisioning for bad and doubtful debts as prescribed by RBI। तो हमारे को ये सब देना पड़ेगा। अगर हम non NBFC है, then I'll recognize interest on time proportion basis provided there is reasonable certainty of ultimate collection। तो हमारे को एक स्पेसिफिक देना पड़ेगा। से हम कुछ बॉन्ड्स खरीदे हैं which are कम इंटरेस्ट, तो what would be the accounting policy? से हमने एक बॉन्ड है, 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड है, तो जब इशू हुआ था वो 12% का रेट में इशू हुआ था। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट घट के आ गया है 8%। तो आज हम जब बॉन्ड 1 करोड़ का खरीद रहे हैं, तो हम वो खरीदने से 1 करोड़ 20 लाख या 25 लाख में, तो ये 20 या 25 लाख जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका 2 कंपोनेंट है। एक अक्रूड इंटरेस्ट फ्रॉम द लास्ट डेट व्हेन इंटरेस्ट वाज डिक्लेयर्ड, प्लस प्रीमियम। वो प्रीमियम है क्योंकि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से 8% घट के आ गया। तो इस केस में हमको 1 करोड़ पे 12 लाख रुपए हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। बट जो सब्सिक्वेंट बायर है जिसने 1 करोड़ 25 लाख में खरीदा, वो पहले देखेगा कि ये 25 लाख का 2 कंपोनेंट है, एक प्रीमियम और एक है अक्रूड इंटरेस्ट। तो वो अक्रूड इंटरेस्ट को क्या करेगा, इस कॉस्ट से लेस करेगा। सेकंड, वो क्या करेगा, वो हर साल 12 लाख रुपया को इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाएगा। He will calculate the interest using the effective interest method। तो वो देखेगा हमको 1 करोड़ 25 लाख लगा के हर साल 12 मिल रहा है, तो मेरा yield to maturity क्या है, उसके हिसाब से मे बी वो एवरी ईयर 9 या 10 लाख रुपया वॉट एवर कैलकुलेशन जो आएगा वो रिकॉग्नाइज करेगा एज इंटरेस्ट। तो दैट इज द करेक्ट प्रैक्टिस ऑफ डूइंग थिंग्स। स्लाइड थोड़ा सा हाँ, स्लोली मूव हो रहा है स्लाइड्स। स्लो मूव हो रहा है, एक सेकंड, आई डोंट नो व्हाई इट इज हैपनिंग। वापस बंद करके स्टार्ट कर रहा हूँ। नेटवर्क इशू है क्या? नहीं, नेटवर्क इशू तो नहीं लग रहा है भैया। आपके में चेंज हो जा रहा है क्या? आपके सिस्टम में चेंज हो जा रहा है क्या? हाँ, आराम से हो रहा है। मे बी देन नेटवर्क इशू ही होगा। पावर पॉइंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, पीपीटी का कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक सेकंड, ये आ जाए तो हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक बार ये स्क्रीन आ जाए। नहीं, ये करना पड़ेगा आपको, या तो क्लोज या वेट। हाँ हाँ हाँ,
हाँ, आपका डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। नहीं ये अभी ये नहीं नहीं, एज ऑफ नाउ योर डेस्कटॉप इज विजिबल। यहाँ पे तो वापस एक बार स्टॉप कर लो। अभी आया। हाँ, एज ऑफ नाउ आ रहा हाँ है प्रॉपर। ठीक है, फिर ये बंद हो गया। एक बार just a second. एक बार मेरे को सेंड कीजिए ना भैया पीपीटी, अगर इधर से वही चल वही रही है। वही कर रहा है। एक बार सारा इसको बंद कर दें। तेरे को भेजा है। देख रहा हूँ। ये जीमेल पे भी है या एसीएमएल इस पे? विच ALP में? एएलपी, ओके। क्या एक बार अभी आ रहा है मयूर? हाँ, यस। So next is regarding gratuity and leave encashment. So what was stated in the accounting policy that liability for gratuity and leave encashment are accounted for on the basis of actuarial valuation as at year end and management estimates for interim period. Correct. तो यहाँ के क्या था कि what they have said that कि आपने सिर्फ gratuity का और leave का दिया है, you are also making contribution to provident fund. तो आपको provident fund का भी accounting policy which is a defined contribution plan that whatever contribution you are making to the provident fund and provident fund authorities or employee provident fund trust that is charged to PL account that should have been given. So next is we come to AS3. This ये थोड़ा इसमें हमने ज्यादा कुछ केस स्टडीज लिया है बिकॉज व्हाट वी जनरली सी कि ये एक स्टेटमेंट है दिस इज जनरली ओवरलुक क्योंकि हम लोग ज्यादा फोकस कर देते हैं बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाने में बट कैश फ्लो बनाने में हम लोग थोड़ा सा फोकस कम कर देते हैं तो यहाँ हम थोड़ा कुछ इंट्रिकेसीज विच वी विल आल्सो कवर. मयूर ये AS3 का स्क्रीन आ रहा है ना? यस भैया आ रहा है ना? AS3 and next screen also. राइट तो अभी इम्पोर्टेंट है यू सी these there are lot of questions तो हम एक एक करके we'll deal with the questions what केस स्टडी में हमने जो लिया है. सो अभी एक क्या है हमारे पास कैश फ्लो को हाउ डू वी मेक सम फर्स्ट आई लेट मी टेल सम बुलेट पॉइंट. कैश फ्लो जनरली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस मेक बाय इनडायरेक्ट मेथड कि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करते हैं देन वी टेक effect of adjustment of what you call non-cash items such as say depreciation, non-cash items such as say goodwill written off,
provisions, deferred taxes, unrealized foreign gains and losses, and all other items which has the cash effects for investing, financial and operating cash flow. तो हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट, ऐड डेप्रिसिएशन, ऐड फॉरेन एक्सचेंज लॉस, से ऐड bad and doubtful provision for bad and doubtful debts, से ऐड bad debts written off, so on and so forth. उसके बाद हम जाते हैं adjustments for trade and other inventories, trade and other receivables, trade and other payables. फिर हम आते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. फिर उसमें अगर कोई इंटरेस्ट पेड होता है तो हम वहां पे इंटरेस्ट पेड को लेस करते हैं अगर एनबीएफसी है तो, और अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड है या डिविडेंड रिसीव्ड है उसको हम अलग से दिखाते हैं. तो अभी इसमें हम दो चार चीज इंपॉर्टेंट है बोलने का कि लेट अस फर्स्ट टेक इंटरेस्ट. तो हम जो पीएल में इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उसको हमको पीएल, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट के बाद जब हम एडिशन करते हैं तो दैट इंटरेस्ट व्हिच इज चार्ज टू पीएल अकाउंट हैज टू बी एडेड बैक. से फॉर एग्जांपल हमारा बोरिंग था 100 करोड़ का, मेरा इंटरेस्ट है 12 करोड़ का. तो ये 12 करोड़ का इंटरेस्ट जो है व्हिच हैज बीन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, दिस इज नॉट एक्चुअली पेड, दिस इज पेड प्रोवाइडेड प्लस प्रोवाइडेड. तो हम ये 12 करोड़ को हम यहाँ पे ऐड करेंगे. अब क्वेश्चन आता है कि हम इंटरेस्ट पेड जो है वो कहाँ दिखाएंगे, और तो अब आता है हमारा व्हाट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस. तो हम जो इंटरेस्ट पेड है दैट आई हैव टू शो अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, करेक्ट. तो हम इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखाएंगे. बट हाउ विल यू कैलकुलेट कि व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, हम एक बार देखें मेरा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, मेरा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, मेरा करंट लायबिलिटीज है, मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज. तो व्हाट हैपन जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं 31 मार्च को, तो जो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू या फिर जो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू है उसको हमको बैलेंस शीट में सेपरेटली दिखाना पड़ता है. से फॉर एग्जांपल हमारा कोई अनसिक्योर्ड लोन, टर्म लोन लिया हुआ है बैंक से 10 करोड़ रुपए का, तो उसका इंटरेस्ट ड्यू होता है से फॉर एग्जांपल जून, जनवरी एंड जून. तो अब हम जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो इस 10 करोड़ पे जनवरी से मार्च तक का जो 3 महीने का इंटरेस्ट है उसको हम दिखाएंगे इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. तो ये हम करंट ईयर में भी वैसे दिखा रहे हैं, लास्ट ईयर में भी हम वैसे दिखाए थे. एंड दिस इंटरेस्ट ऑल्दो डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नॉट पेड. सो मेरे को ये कैलकुलेशन करना पड़ता है व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर. वो हम कैलकुलेट करते हैं कि व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू and interest accrued but not due as at the beginning of the year, add interest debited to profit and loss account, and less closing interest accrued and interest accrued and not due. This is how we calculate interest. So my interest which is debited to profit and loss account and my interest which is actually paid are generally different. Number one. Number two, when it comes to cash flow from interest income as well as dividend income, तो अभी क्या होता है कि लेट अस टेक टू सिनेरियोस कि हम एनबीएफसी और नॉन एनबीएफसी है. एनबीएफसी के लिए जनरली कैश फ्लो फ्रॉम डिविडेंड इज एन इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम इज इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. बट अगर हम नॉन एनबीएफसी ले तो इंटरेस्ट इनकम फॉर अ नॉन एनबीएफसी, डिविडेंड इनकम एंड इंटरेस्ट इनकम दे आर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटी. तो हम जब एनबीएफसी का कोई बैलेंस शीट बनाते हैं विच इज प्रिंसिपली लोन और एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो हम जब वो एडजस्टमेंट का ऊपर आइटम्स में प्लस माइनस करते हैं तो वहां पे हम इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम को लेस कर देते हैं. लेस करने के बाद हम आता है ऑपरेटिंग कैपिटल आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ट्रेड एंड रिसीवर्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, सारा एडजस्टमेंट के बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो इंटरेस्ट इनकम अगेन we have to calculate what is the cash interest received, dividend received, what is the cash dividend received, वो हम यहाँ पे separate line item में add करते हैं. And then finally we arrive what is the final cash from operating activities. So this is very important. अधिकतर cash flow में दिखा गया है कि हम interest income और dividend income को less ही नहीं करते हैं, और अगर NBFC है तो हम उसको operating में नहीं दिखाते हैं, अगर non NBFC है तो हमको उसको investing में दिखाना है. Plus we have to calculate what is the actual interest income and what is the actual dividend income on receipt basis, not on accrual basis. So this is very important. Now अब हम आ जाते हैं loan repayment and loan disbursement. See, say we are talking of non NBFC, तो हम non NBFC हैं, हम borrowing करते हैं which may be short term borrowing, which may be long term borrowing. तो say मेरा term loan है, long term term loan है, तो what the standard say कि आपको proceeds since the repayment is not quick and short,
repayment is long, maturity is long, तो आप इसको प्रोसीड्स और रीपेमेंट को अलग दिखाओ। तो अगर हमने 1 करोड़ का टर्म लोन इस साल लिया एंड इट इज रिपेबल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, से 20 लाख इस साल पे करना है, 20 लाख करके नेक्स्ट 4 साल में देना है, तो जो 20 लाख इस साल पे किया और 1 करोड़ रुपया जो इस साल आया उसको हमको अलग अलग दिखाना है। प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1 करोड़ रुपया, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 20 लाख रुपया, सो दैट दीज टू नीड टू बी शोन separately. Now I cannot net it off. It proceeds from long term borrowings net 80 lakhs. That is not permitted. अब सो हमने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिया कैश क्रेडिट बैंक से, तो ऑब्वियसली हम जो बैंक से कैश क्रेडिट लेते हैं, हम इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा दीजिए जो 31 मार्च का इंटरेस्ट है, अज्यूमिंग इट इज नॉट पेड एंड इट इज पेड इन द नेक्स्ट ईयर, तो जो नेट इंक्रीमेंटल या नेट डिक्रीज इन दोज डिमांड लाइबिलिटीज विद बैंक है उसको हम नेट करके दिखाते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग। तो मेरा 31 मार्च 20 को से मेरा लोन कैश क्रेडिट का इंक्लूडिंग इंटरेस्ट था 10 करोड़ 15 लाख, 10 करोड़ इंटरेस्ट प्रिंसिपल 15 लाख इंटरेस्ट, क्लोजिंग है 20 करोड़ 40 लाख, 20 करोड़ प्रिंसिपल 40 लाख इंटरेस्ट। तो ये 15 और 40 लाख को हम हटा दिए क्योंकि वो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन में ले जाएंगे। जो 10 और 20 करोड़ है उसका जो डिफरेंस है वो 10 करोड़ है, दैट इज वी हैव टेकन फ्रेश बोरिंग, so that will come under proceeds from short term borrowings 10 crores net। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपका मेच्योरिटी इज बियॉन्ड 3 months, कि कल को आपने कोई आईसीडी लिया है से फॉर एग्जांपल एंड मेच्योरिटी इज बियॉन्ड 3 months, तो आप उस केस में उस सारे लॉन्ग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को यू विल शो सेपरेटली, यू विल नॉट नेट इट ऑफ एज प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नेट। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि व्हेन कैन वी नेट इट ऑफ, व्हेन कैन वी नॉट नेट इट ऑफ। सो next situation है कि there was a company which was a subsidiary of a listed company. अब is a subsidiary of a listed company required to prepare a cash flow statement? तो यहाँ पे एक है, अगर हम कंपनीज एक्ट देखें तो वो बोलता है AS3 does not, AS3 में बोलता है small company need not prepare cash flow statement, but obviously a listed का subsidiary is not a small company. Plus what is a small and medium sized company, again ये defined है हमारा accounting standard में। तो एसएमसी को देखते हैं तो लिस्टेड कंपनी या सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी इज नॉट आउटसाइड इट्स एम्बिट, देयरफॉर अगर सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाता है तो अगेन दैट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। सो अगेन जैसे हम लोगों ने लोन लायबिलिटी को डिस्कस किया, तो देयर इज वन अगेन आइटम रिलेटिंग टू लेंडिंग, कि हम लेंडिंग करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। So how do I show it separately? Let us first come to investments. Investments में होता है there may be we have a long term investment, we have a current investment. तो requirement of law क्या है कि अगर हमारा long term investment है तो proceeds from long term investments and disposal of proceeds from purchase of long term investment and proceeds from disposal of long term investment, इसको हमको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। And when it comes to current investment, we can net it off क्योंकि इसका maturity short है, turnover quick and frequent है, तो जो current investments है that can be shown on net basis as far as investments are concerned. Now because loan, what loan? अब in case of a manufacturing company उसका main काम manufacturing है, lending नहीं है, तो अगर वो loan देता है so that will form part of investing activities। तो वहाँ पे वो proceeds from लोन गिवन, रीपेमेंट, रिफंड ऑफ लोन रिसीव, लोन गिवन, वो उसको दिखाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बट अगर से वी आर अ एनबीएफसी से लाइक चोलामंडलम फाइनेंस, तो हमारा काम क्या है, लेंडिंग करना है, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम सारा लेंडिंग को नेट ग्रॉस बेसिस में दिखाएं। तो चूंकि और ये मेरे लिए ही एज फार एज एनबीएफसी इज कंसर्न, जो लोन्स है दैट इज माय स्टॉक इन ट्रेड, समथिंग लाइक माय स्टॉक इन ट्रेड, तो इसको हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। तो अनलाइक इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या नॉन एनबीएफसी जहां हम लोन को गिवन और लोन रिफंड को हम इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं, इंटरेस्ट इनकम भी वहां पे हम इन्वेस्टिंग में दिखाते हैं। इन केस ऑफ एनबीएफसी प्रोसीड्स एंड रिफंड ऑफ लोन्स आर शोन ऑन नेट बेसिस अंडर द हेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इंटरेस्ट इनकम भी जो आया एनबीएफसी केस में वो हम दिखाएंगे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Dividend paid in all cases, dividend is the cost of finance, therefore dividend paid in all cases will be shown as dividend from financing activities, irrespective whether they are NBFCs or non-NBFCs.
नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 क्या बोलता है कि आप जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है एज एट ईयर एंड, आप उसका कॉम्पोजिशन बताइए क्या क्या है, और उसको जो बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, या फिर आपने जो यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाया है वो बैलेंस शीट में कहाँ रिफ्लेक्टेड है, उसका एक रिकंसिलेशन दी. सो व्हाट आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? दे आर बेसिकली कैश, bank deposits balance with banks in current account, plus short-term deposits with a maturity of less than 3 months, or highly liquid instruments which pose very insignificant change to, or which have very insignificant change of risk in as far as value is concerned. So say bank deposits less than 3 months are cash equivalents, but bank deposits more than 3 months original maturity are not cash equivalents. हमने कोई लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया, दैट इज कैन अगेन बी ट्रीटेड एज अ कैश इक्विवेलेंट. अगर हम बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट, कि ठीक है हाउ डू आई मैनेज कैश, कि हमारा कैश इन हैंड है प्लस हम बैंक से टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट लेते हैं एंड ओवरऑल बेसिस में हम अपना कैश मैनेजमेंट करते हैं, देन बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दैट केस, तो जो मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो में आएगा, दैट वुड बी बेसिकली जो बैलेंस शीट में हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट साइड में दिखाया, लेस लायबिलिटी में हमने जो ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक दिखाया, वो नेट होने के बाद ही मेरा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैश फ्लो में आएगा. तो हमको इसका रिकंसिलेशन दिखाना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंसिंग नोट का करना पड़ेगा. तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो का एंड में एक नोट देते हैं, दैट इज नंबर 1 कैश फ्लो इज प्रिपेयर्ड एज पर AS3 अंडर इनडायरेक्ट मेथड. नंबर 2 हमारा जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर कैश फ्लो स्टेटमेंट ये X है, और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज पर बैलेंस शीट इज डिराइव्ड एज अंडर, और हम वहां पे एक रिकंसिलेशन और फिगर वर्क करते हैं और नोट का क्रॉस रेफरेंसिंग करते हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अज्यूमिंग अगर हम ये नहीं करते हैं एंड मेनी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ऑफ आवर FRRB इज ऑन दिस लाइंस कि हम ये रिकंसिलेशन नहीं किए हैं, देन इट इज अ वायलेशन ऑफ AS3. फिर अब क्या होता है, मार्जिन मनी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट प्लेस्ड विद लियन, earmarked balance against gratuity, are these cash equivalents? No, these are not cash and cash equivalent, because ये सब although कुछ ना कोई liability के against में earmarked है. जैसे हमने margin money हमने किसी को दिया है, हमने FD under lien है, कोई unpaid dividend account है, तो these are not readily available for use by the company, they cannot be immediately encashed, so these are not cash equivalents. तो हम इसको बैलेंस शीट में भी हम इसको दिखाते हैं अदर बैंक बैलेंसेस में. सो कभी कभी लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो दैट इज नॉट परमिसिबल. अगेन अज्यूमिंग वो कर दिया है, अज्यूमिंग फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो आप जो कैश फ्लो में आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, दैट वुड नॉट कंप्राइज ऑफ एनी ऑफ दीज आइटम. एंड अज्यूमिंग बैलेंस शीट में ये किया हुआ है, तो आपका अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस शीट में है 5 करोड़ रुपया, तो हो सकता है कैश फ्लो में 2 करोड़ है, तो ये 3 करोड़ एक्स्ट्रा इज ऑन दिस अकाउंट, तो आपको इसका रिकंसिलेशन देना पड़ेगा. सो एज आई डिस्कस्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है, ये हमारे को देना पड़ेगा. नाउ इंटरेस्ट इनकम, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस वुड बी अ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन केस ऑफ non NBFC. In case of NBFC, interest income will be cash flow from operating activities. In case of non NBFCs, interest income would be cash flow from investing activities. So we have discussed all those points. FD, अब क्या है, at times एक आर्ग्यूमेंट आता है कि हमने FD किया 1 साल का, तो क्वेश्चन है वो हम FD को कहाँ दिखाएंगे. सो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि हम ये जो FD, और गाइडेंस नोट ऑन शेड्यूल 3 बोलता है कि ये जो FD हमने 1 करोड़ रुपए का किया है और इसका मैच्योरिटी मोर देन 3 मंथ्स है, तो इसको हमको दिखाना पड़ेगा नॉट अंडर द कैश हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बट अदर बैंक बैलेंसेस. तो हमारे को आप देखें शेड्यूल 3 बोलता है यू हैव टू रीग्रुप द वर्ड कैश एंड इक्विवेलेंट एज कैश एंड बैंक बैलेंसेस, और उसका 2 पार्ट कीजिए, एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और बी है अदर बैंक बैलेंस. तो डिपेंडिंग अपॉन रेसिडुअल मैच्योरिटी, ये अदर बैंक बैलेंसेस मेरा करंट एसेट में भी हो सकता है, नॉन करंट में भी हो सकता है. तो से आई हैव मेड एन FD फॉर 3 years, तो इन द फर्स्ट ईयर एंड द सेकंड ईयर
मे बी ये मेरा नॉन करंट एसेट्स में अदर बैंक बैलेंस आएगा, बट एज फार एज रेसिडुअल लास्ट ईयर इज कंसर्न, जबकि वो मेच्योर होने वाला है उस साल में, डिपेंडिंग अगेन अपॉन रेसिडुअल मेच्योरिटी, इफ इट इज विद इन 12 मंथ, तो वो मेरा करंट एसेट्स में आएगा, बट अगेन अंडर द हेड अदर बैंक बैलेंसेस। नॉन कैश आइटम, अभी क्या होता है, कभी कभी you see there is a conversion of loan to equity, number one. Number two, we have a scheme of arrangement जहां पे दो कंपनी अमलगमेट किया है और हमने ट्रांसफरर कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी का शेयर्स दिया है और उसके सारे एसेट लायबिलिटी को हमने अपने बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया। तो लेट अस टेक द फर्स्ट सिचुएशन। तो देयर इज अ केस जहां पे इज अ केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ टर्म लोन टू इक्विटी। बैंक का लोन था या हमारा ही शेयर होल्डर्स का लोन था। तो इस साल क्या हुआ, जब हमने लोन लिया तो लोन का प्रोसीड्स या रीपेमेंट हम लोगों ने बैलेंस शीट में दिखा दिया एज प्रोसीड्स फ्रॉम बोरिंग और रीपेमेंट ऑफ बोरिंग। अब मान के चलते हैं कि हमने ये मेरे कैश फ्लो में आ गया है। अब देयर इज ओनली अ जर्नल एंट्री और अ कन्वर्जन फ्रॉम लोन टू इक्विटी। सो मेरा ओपनिंग लोन 1 करोड़ रुपया था, हमने इस 1 करोड़ को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरा शेयर कैपिटल 1 करोड़ बढ़ गया, मेरा लोन 1 करोड़ घट गया। तो क्या हम इसको रीपेमेंट ऑफ लोन दिखाएंगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल दिखाएंगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज? नो, इट इज अ नॉन कैश आइटम। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इस तरह का नॉन कैश आइटम का डिस्क्लोजर दे देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ कन्वर्जन ऑफ सच एंड सच अमाउंट ऑफ लोन इनटू इक्विटी, which is a non-cash item and therefore does not form part of the aforesaid cash flow statement. इसी तरह से कोई भी मेरा नॉन कैश कन्वर्जन्स हो, नॉन कैश पेमेंट्स हो, से हमने सप्लायर था, हमने कोई को लोन दिया था, से फॉर एग्जांपल अब वो लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है फॉर सम रीजन और दी अदर, हमने उससे कुछ एसेट एक्वायर कर लिया इन लिeu ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट, कि हमने उसको 10 करोड़ रुपए का लोन दिया था secured against movable property और may not be secured against movable property, वो लोन का पेमेंट नहीं कर रहा था, हमने उसका प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया या हमने उससे सेटलमेंट किया और बोला कि भैया तुम प्रॉपर्टी दे दो, तो हमने प्रॉपर्टी ले लिया। सो डिड आई पे एनीथिंग फॉर acquiring property? No, that was in lieu of conversion of the loan given. Therefore इस तरह का ट्रांजेक्शन भी हम अगर से ये जो प्रॉपर्टी है फॉर्म्स पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और से पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो हम ना तो जो लोन हमको वापस मिल गया उसको हम रिफंड ऑफ लोन दिखाएंगे, ना हमने जो प्रॉपर्टी परचेज किया है उसको परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या परचेज ऑफ रिमूवल प्रॉपर्टी दिखाएंगे, बिकॉज अगेन इट इज अ नॉन कैश आइटम। मर्जर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब दो कंपनी अमलगमेट होती है तब फिर क्या होता है, जब दो कंपनी अमलगमेट होती है तो हम उसको अपॉइंटेड डेट से सारा एसेट लायबिलिटी को अमलगमेट कर देते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हमने अमलगमेट कर दिया है तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसका तरीका क्या हो सकता है कि मेरे पास मेरा कैश फ्लो है स्टेटमेंट, एक्चुअल क्या था, अब लास्ट ईयर का मेरे पास बैलेंस शीट है, इस साल का मेरे पास बैलेंस। अब हम जब अमलगमेट कर देते हैं तब क्या है, हमारा सिर्फ करंट ईयर फिगर्स चेंज होता है परसुएंट टू अमलगमेशन, प्रीवियस ईयर फिगर्स नहीं होता है परसुएंट टू अमलगमेशन। तो उस कैश फ्लो बनाने का क्या तरीका है कि हमारा यहाँ जो प्रीवियस ईयर फिगर्स है, पुरानी जो कंपनीज मर्ज हुई हैं उनका प्रीवियस ईयर्स को भी हम अपने बैलेंस शीट पे इनकॉर्पोरेट करते हैं प्रीवियस ईयर फिगर्स में, उसके बाद फिर हम कैश फ्लो बनाते हैं। प्लस उसके बाद अगर कोई नॉन कैश आइटम का मूवमेंट है, जैसे हमने बताया कन्वर्जन ऑफ लोन, इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो सब आइटम एलिमिनेट हो जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा हम करेंगे प्रैक्टिकली तभी थोड़ा समझ में आएगा। और प्रीवियस ईयर फिगर्स को जोड़ने का क्या अध्याय, एक सिंपल सिचुएशन आप सोचिए कि मेरे पास दो बैलेंस शीट है, एकदम सिंपल सिचुएशन। पहला का मेरा जो कंपनी है उसका कैपिटल 1 करोड़ रुपया है, रिप्रेजेंटेड बाय बैंक बैलेंस ऑफ 1 करोड़ रुपया। जो ट्रांसफरर कंपनी था उसका भी कैपिटल 1 करोड़ रुपया, रिप्रेजेंटेड बाय बैंक बैलेंस ऑफ 1 करोड़ रुपया। तो जब मर्ज हो जाता है तो हमारे पास क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना हो गया, 2 करोड़ रुपया। बट अगर हम अपना ही खाली बैलेंस शीट का प्रीवियस ईयर फिगर देखें तो वो मेरा कैश बैंक बैलेंस क्या है, 1 करोड़ रुपया। तो क्या हम बोलेंगे ओपनिंग कैश था 1 करोड़ रुपया, क्लोजिंग 2 करोड़ रुपया और 1 करोड़ रुपया आया है? नहीं, इंक्रीज हुआ है? नहीं, इंक्रीज नहीं हुआ है बेसिकली, क्योंकि वो कंपनी में भी पिछले साल 1 करोड़ था, इसलिए हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों को जोड़ देते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस मेरा इंक्लूडिंग बाय वर्च्यू ऑफ अमलगमेशन 2 करोड़ हुआ, क्लोजिंग भी 2 करोड़ हुआ। तो बेसिकली इफेक्टिवली देयर इज नो इंक्रीज।
सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आपको रियल टाइम बेसिस में ट्राई करना पड़ेगा टू अराइव एट कि हम इसको कैसे लेते हैं। सो अब एक आध क्वेश्चन हम लेते हैं। एक जन ने किया लॉन्ग टर्म दिया तो भी ऑपरेटिंग में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यूजर 6G का क्वेश्चन है। सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम योर क्वेश्चन, अगर हम लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, इफ आई एम एन एनबीएफसी सच एज चोलामंडलम, जहां मेरा लेंडिंग बिजनेस ही मेन बिजनेस है, देन any loan, whether it is long term loan or short term loan, it will form part of operating activity. But if say I am a manufacturing company like Tata Motors, Tata Steel, हम यहाँ lending करते हैं, so this is my not my operating activity, this is my investing activity. तो वो whether it is long term loan given or long term loan refund, वो या short term loan given या short term loan refund, this will come under investing activity. With the new definition of small company, गिरीश जी आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं है। तो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड भैया ये पूछना चाह रहे हैं, अभी जो स्मॉल कंपनी का तो डेफिनेशन चेंज हो गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2021, तो लाइक द लिमिट हैज इनहैंस्ड ड्रास्टिकली। तो अब क्या होगा, ये जो फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर हम एप्लीकेबिलिटी देखें तो वो कैश फ्लो की पुरानी कंपनी के हिसाब से देखेंगे या नई कंपनी, क्योंकि स्मॉल कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता है। करेक्ट, नया क्योंकि ये 1st April 21 है, तो इट अप्लाइज प्रोस्पेक्टिवली। इट्स नॉट दैट कि हमारा डेट ऑफ प्रिपरेशन में ये डेफिनेशन चेंज हो गया, दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड दिस विल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली। So basically March 21 में we will use old definition and accordingly it is applicable. Correct, क्योंकि वो amendment is from 1st April 21 only. Right? You have highlighted in case of merger also, if you can highlight consolidation, cash flow in terms of consolidation. Correct, ठीक है। तो हम जब कैश फ्लो कंसोलिडेशन का केस में करते हैं, तो से हमारे पास सिर्फ एसोसिएट्स और जॉइंट वेंचर्स है, से सिर्फ एसोसिएट्स है। तो एसोसिएट में हम क्या लेते हैं, हम सिर्फ इक्विटी मेथड में उसका प्रॉफिट लॉस लेते हैं। करेक्ट। तो अब क्या होता है, तो मेरा कैश फ्लो में एसोसिएट का कैश फ्लो मर्ज नहीं होता है। करेक्ट। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट आफ्टर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स एंड बिफोर टैक्स लेके स्टार्ट करते हैं, और नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट्स उसको कैश फ्लो में डिस्क्लोजर देके लेस कर देते हैं। क्योंकि मेरे बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम इक्विटी मेथड अप्लाई करते हैं, एसोसिएट का अकाउंटिंग करते हैं, तो उसका हम असेट लायबिलिटी अपना बैलेंस शीट में नहीं जोड़ते हैं। ओनली प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है या शेयर ऑफ चेंजेस इन रिजर्व्स है, उसी को हम सिर्फ जोड़ते हैं, तो उसको हम नहीं लेते। खाली डिफरेंस आ सकता है व्हेन देयर इज अ सेल, स्टेक सेल इन एसोसिएट, कि हम अपना एसोसिएट का स्टेक सेल किए, बीच में सेल किए। करेक्ट। तो उस केस में क्या होता है, हम जब एसोसिएट का कंसोलिडेशन भी करते हैं, तो हम जो शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस लेते हैं ओनली टिल द डेट ऑफ सेल। तो उस केस में जो हम एसोसिएट को बेचे हैं इन्वेस्टमेंट्स को, उसका कैश फ्लो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा। एज फार एज सब्सिडरी इज कंसर्न, तो सब्सिडरीज में एंड जॉइंट वेंचर, इट इज अ केस ऑफ सब्सिडरीज में लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन है, जॉइंट वेंचर में प्रोपोर्शनेट मेथड कंसोलिडेशन है। तो हम जब उसको कंसोलिडेट भी करते हैं, राइट, तो मेरा जो करंट ईयर फिगर्स है और मेरा जो प्रीवियस ईयर फिगर्स है, बेसिकली से दोनों ही कंसोलिडेटेड है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई डू, जो कैश फ्लो हम जैसे स्टैंडअलोन का बनाते थे वैसे ही हम सीएफएस का बनाएंगे। अब डिफरेंस क्यों आ जाता है, से देयर इज अ ट्रांजैक्शंस बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी एंड से इट इज अ होल्डी ओन्ड सब्सिडरी। तो हमने होल्डिंग कंपनी ने 100 करोड़ रुपया सब्सिडरी को लोन दिया एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो होल्डिंग कंपनी का कैश फ्लो में वो आ जाएगा एज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लोन टू सब्सिडरी, और सब्सिडरी का कैश फ्लो में अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा एज लोन टेकन फ्रॉम होल्डिंग कंपनी, राइट। बट जब हम अमलगमेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, तो ऑल सच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर एलिमिनेटेड, तो डेबिट और क्रेडिट ऑफ लोन एलिमिनेट हो जाता है। एलिमिनेट होके फिर मेरा कंसोलिडेटेड पीएल एंड बैलेंस शीट बनता है। तो मेरा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में भी ये जो डेबिट और क्रेडिट है ये हट जाता है, ये नहीं है, लोन गिवन लोन टेकन कॉन्ट्रा हो जाता है। तो हम इसका भी जो कैश फ्लो जब बनाते हैं, तो उसमें मेरे पास सब्सिडरीज का कंसोलिडेटेड
31 मार्च 22 का भी 21 का भी फिगर है, 31 मार्च 20 का भी फिगर है। हम इसी को लेके लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन करते हैं और अदर प्रिंसिपल जो है वो हम अप्लाई करते हैं। तो मेजर एक फर्क क्या हो जाता है कैश फ्लो में, अगर हम दोनों का कैश फ्लो को पैरेलली कंपेयर करें, कि हमारा दोनों का कैश फ्लो ऑलमोस्ट, दोनों को अगर जोड़ दें तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, सेव एंड एक्सेप्ट कि मेरा जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस है बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी वो एलिमिनेट हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि सब्सिडरी का कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आया हुआ है, होल्डिंग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आया हुआ है। अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये कंसोलिडेटेड में दोनों ही नहीं आएगा, करेक्ट? तो ये दोनों ही नहीं आएगा, लेकिन स्टैंडअलोन में दोनों आ रहा था। तो बेसिकली it is a amalgamation of both the cash flows of both the parties, holding and subsidiary, assuming it is a wholly owned subsidiary, with elimination of intra-group transactions. Thank you. Yeah. Ab these are all I think we have discussed. एक important point है, we have discussed all these. Foreign currency ट्रांसलेशन, अभी आप देखो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का क्या है, हमारे को कैश फ्लो में हमको कितना ऐड करना है, करेक्ट? तो से मैं सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा फॉरेन एक्सचेंज बोरिंग्स था ओपनिंग में 100 करोड़ था, हमने इसको कुछ पेमेंट नहीं किया, बट ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन ये 100 करोड़ मान लो 110 करोड़ रुपया हो गया, और ये 10 करोड़ हमने से पीएल में डेबिट किया फॉरेन करेंसी लॉस बोल के ऑन अकाउंट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। अब मेरा ये जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन 10 करोड़ है, इसके कारण पीएल हिट हो गया 10 करोड़, मेरा ओपनिंग का बोरिंग्स 100 करोड़, क्लोजिंग बोरिंग्स हो गया 110 करोड़। तो ये क्या 10 करोड़ रुपया मेरा एक्चुअल कैश फ्लो है फ्रॉम बोरिंग्स? नो। तो और मेरा जो पीएल है, वेदर इट इज अ कैश आइटम और नॉन कैश आइटम, इट इज अ नॉन कैश आइटम। तो हम इसको 10 करोड़ रुपया को फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन के कारण जो एक्सचेंज लॉस है उसको हम ऐड कर देते हैं, और जब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में भी दिखाते हैं प्रोसीड्स में, उस 110 करोड़ से हम उस 10 करोड़ को पहले माइनस करते हैं, दैट इज अनरियलाइज्ड या अनपेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन लॉस। तो उसके बाद मेरा रिवाइज्ड फिगर है बोरिंग का 100 करोड़। अब इस 100 करोड़ को हम ओपनिंग 100 करोड़ से करते हैं, तो देयर इज नो फ्रेश लोन। ये मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम ऐड करते हैं ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन। जो पे हो गया है, अज्यूम करो हम 100 करोड़ में से हमने 10 करोड़ रुपया पे कर दिया, बट हमने 10 करोड़ पे किया, 1 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज का लॉस लेके 11 करोड़, तो मेरा पीएल में 1 करोड़ रुपया डेबिट हो गया। मेरा लोन जो 100 करोड़ का था क्लोजिंग में 90 करोड़ का हो गया, क्योंकि हमने 10 करोड़ रुपया पेमेंट कर दिया, 1 करोड़ रुपया फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसलेशन के कारण पेमेंट किया, तो मेरा रीपेमेंट 10 करोड़ हुआ। अब ये जो 1 करोड़ है, चूंकि इट इज एक्चुअली पेड, ये कैश इज एक्चुअली गॉन, तो ये मेरे को एड बैक नहीं होगा। तो मेरे को एड बैक करना है फॉरेन करेंसी नॉन कैश ओनली टू द एक्सटेंट इट इज अनरियलाइज्ड या अनपेड। सो अब इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर नॉन कैश आइटम है मेरे बैलेंस शीट में, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, हमको इसको सबको एड बैक करना पड़ेगा। एक और आपको एग्जांपल बोलूं कि ओपनिंग में मान लो मेरा डेटर्स था 100 करोड़, हमने इस पूरे 100 करोड़ को प्रोवाइड कर दिया है पीएल में, करेक्ट? तो मेरा क्लोजिंग डेटर से 100 करोड़ है, बट लेस प्रोविजन लेस करके मेरा डेटर्स नील है। तो क्वेश्चन है, अब हम क्या एडजस्टमेंट फॉर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में 100 और 0 को कंपेयर करेंगे या 100 एंड 100 को ही कंपेयर करेंगे प्रोविजन को हटा के? तो यहाँ मेरा कहना है कि हमने जो पीएल में प्रोविजन को डेबिट किया है उसको हम एड बैक कर देते हैं। एड बैक करने के बाद हम ओपनिंग और क्लोजिंग सन्डी डेटर को कंपेयर करते हैं विदाउट प्रोविजनिंग। सो मेरा ओपनिंग भी डेट सन्डी डेटर 100 करोड़ था विदाउट प्रोविजन, क्योंकि ओपनिंग में कोई प्रोविजन नहीं था। क्लोजिंग में मेरा सन्डी डेटर है 100 करोड़, बट प्रोविजन करने के बाद मेरा डेटर नील है। बट हम कंपेयर करेंगे क्योंकि मेरा डेटर खड़ा है, हमने प्रोविजन किया, बैड डेट नहीं किया, तो मेरा डेटर से रियलाइजेशन 1 पैसा इस साल नहीं है। तो हम जो क्लोजिंग में दिखाएंगे एडजस्टमेंट फॉर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स में, वो 100 और 100 कंपेयर करेंगे, तो एडजस्टमेंट फॉर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स इज 0, नॉट -100 या नॉट +100। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमने एडवांस या लोन सब्सिडरी को दिया है या हमने इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में किया है, तो पेरेंट कंपनी अपना कैश फ्लो इसको
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेपरेटली दिखाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सेस, हाँ अब इसमें आते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, हमारा 3 तरह का कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। अब क्वेश्चन आता है कि हम डायरेक्ट टैक्स पेड को कहाँ दिखाएं, हम ऑपरेटिंग में दिखाएं, इन्वेस्टिंग में दिखाएं या फाइनेंसिंग में दिखाएं। ठीक है, फाइनेंसिंग में तो मेरा कोई कैश टैक्स हम पेमेंट करते नहीं है। अब इन्वेस्टिंग में मान लो मेरे पास डिविडेंड, वी हैव रिसीव डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम, और इस डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम पे से टैक्स कटा, से 10% टैक्स कटा, करेक्ट। तो अब स्टैंडर्ड क्या बोलता है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई द टैक्स पेड विथ रेफरेंस टू द रेलेवेंट कैश फ्लो, बी इट ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग, आप उस टैक्स को वहां पे नेट कर दो या वहां पे अलग से दिखा दो। और अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो तब फिर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जब कैश फ्लो दिखा रहे हो वहां पे दिखाओ डायरेक्ट टैक्स पेड। सो इस एग्जांपल में से फॉर एग्जांपल हमारे को 100 करोड़ इंटरेस्ट इनकम आया, उस पे 10% टैक्स कट गया से फॉर एग्जांपल, तो मेरे को नेट में 90 करोड़ इंटरेस्ट आया। तो अब मैं इस 10 करोड़ को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे भी दिखा सकता हूँ डायरेक्ट टैक्स पेड, या फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इंस्टेड ऑफ शोइंग इंटरेस्ट इनकम 100 करोड़, हम इंटरेस्ट इनकम नेट ऑफ टैक्स ₹10 करोड़ 90 करोड़ भी दिखा सकते हैं। बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि जो डायरेक्ट टैक्स पेड है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं, नेट प्रॉफिट एड लेस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम्स, देन ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, ऑपरेटिंग कैपिटल आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पे हम जो डायरेक्ट टैक्स पेड लेस करते हैं, दिस शुड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। दिस मींस हमने एक्चुअल क्या टैक्स पे किया, एडवांस टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट से मे बी टैक्स इन अपील, उसको किया, जो टीडीएस मेरा कटा इस साल, इससे लेस हो जाएगा जो भी मेरा इनकम टैक्स रिफंड आया इस साल, दैट विल बी डिडक्टेड। So that will be the direct tax paid. The direct tax paid means physical direct tax paid. अब कई बार एक क्वेश्चन आता है कि TDS, whether TDS is tax paid. Obviously TDS is tax paid क्योंकि हमारा ओपनिंग में से TDS था 10 करोड़, क्लोजिंग में हो गया 15 करोड़, तो बेसिकली ये 5 करोड़ क्या है, मेरे को जो इनकम मिला उसमें से टैक्स कटा है, तो या तो हम उस इनकम से नेट ऑफ कर दें, अगर वो इन्वेस्टिंग से है, अगर ऑपरेटिंग से है तो हम उसको नेट ऑफ ना करें, उसको 5 करोड़ को हम डायरेक्ट टैक्स पेड में अलग से दिखा दें। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो सब्सटेंशियल क्वेश्चंस वी हैव टेकन आई थिंक, और इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा रिपीटिशन है। कैश फ्लो को लेके बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्वेरीज आती है रिलेटेड टू टैक्स। करेक्ट। इफ वी कैन 2 मिनट डिस्कस ऑन दैट कि हाँ, टैक्स, व्हिच पोर्शन ऑफ टैक्स मस्ट बी पार्ट ऑफ कैश फ्लो, बहुत बार ये कंफ्यूजन रहता है। वही तो अभी डिस्कस कर रहे थे ना अपन। हाँ उसमें राइट, like, वही अपने डिस्कस कर रहे थे कि जो टैक्स है हम लोग अगर ऑपरेटिंग, पहले हमको देखना पड़ेगा whether I am able to identify tax with respect to the operating or investing activity. तो नॉर्मली हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से देखना है whether I am able to identify। तो अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंटरेस्ट इनकम से मेरे को 10 करोड़ मिला, 1 करोड़ टीडीएस कटा, डिविडेंड इनकम 50 करोड़ मिला, 5 करोड़ टैक्स कटा, तो हम वहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही इस टैक्स को नेट कर दें, करेक्ट। अब अज्यूमिंग बहुत सारा टैक्स है मेरा और इट इज नॉट पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल टू फाइंड आउट, और अगेन हैविंग रिगार्ड टू मटेरियलिटी, इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल, मटेरियल नहीं है, तो जितना टैक्स पेड है ड्यूरिंग द ईयर, direct tax paid by way of advance tax, by way of self assessment tax, by way of tax on regular assessment, by way of tax paid for stay of demand, whatever tax we have paid, whatever tax has been deducted, ये हो गया total tax paid। whatever refund we have received excluding interest, तो वो मेरा इस tax paid से less हो जाएगा, और final जो figure है वो that will be direct tax paid net of refund, which will be shown as deduction under that cash flow from operating activities। so this is important। Okay. अब एक क्वेश्चन है मैम आरुषि जी का कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डू नॉट रिकॉग्नाइज ग्रेचुटी, बोनस, लीव इनकैशमेंट एक्सेप्ट पीएफ एंड ईएसआई, वेदर ऑडिटर शुड क्वालिफाई द रिपोर्ट। राइट, सो बात ऐसा है मैम कि बोनस अब अगर ऑर्गेनाइजेशन देता है कि नहीं देता है, इट मे बी कस्टमरी एंड इट मे बी मैंडेटेड बाय लॉ। अगर कस्टमरी है
तो भी हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर मैंडेटेड बाय लॉ है तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगेन ग्रेचुटी, अगर हमारा टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ग्रेचुटी प्रोवाइड करता है तो हमको ग्रेचुटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ आई एम एन एंटिटी विच इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट एज्यूम करो हम वी आर नॉट एन एंटिटी विच आर कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट एंड इट इज नॉट कस्टमरी फॉर अस कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय से वहां पे है कि हम ग्रेचुटी नहीं देंगे, देन इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर ग्रेचुटी। अब क्वेश्चन है कि अगर हमारे को रिक्वायरमेंट था बाय वे ऑफ कस्टमरी पेमेंट और बाय वर्च्यू ऑफ लॉ कि हमको बोनस ग्रेचुटी लीव देना था, हमको प्रोवाइड करना था, हमने नहीं किया, देन इफ द अमाउंट इज मटेरियल द ऑडिटर हैज टू गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन। एक क्वेश्चन है पवन जी का, एज पर AS1 do we need show non-company entity as level 1, level 2, level 3 if they are not registered with MSME? Sir, AS1 जो है it is applicable as far as company is concerned, it is applicable to all the entities, वो MSME हो non MSME हो कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप बात कर रहे हैं से जो कंपनी नहीं है, नॉन कंपनी है, तब आपको ICAI का स्टैंडर्ड्स में देखना होगा 11, 1, 2, 3 का एप्लीकेबिलिटी क्या है। आई थिंक AS1 इज एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल लेवल्स, तो वो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इवन दो MSME एक्ट इज एप्लीकेबल, द यूनिट इज नॉट रजिस्टर्ड विद MSME, that is, do we need to provide interest on unpaid amount to supplier for more than 45 days, further whether the same is to be disallowed in tax audit? ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हम MSME के अदर MSME है। अभी एक तो खाली कंफ्यूजन था, एक तो कोई आई थिंक देयर वाज अ जजमेंट कि से आई एम बाइंग taking supplies or services from an entity, that entity is not a registered entity, correct? तो अब क्वेश्चन आता है कि उस एंटिटी से अगर हम कुछ सप्लाई लेते हैं या सर्विसेज लेते हैं, अमाउंट पेड इज बियॉन्ड 45 डेज एज पर द MSME एक्ट, तो डिलेड पेमेंट के लिए हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो मैम यहाँ पे ऐसा है, थोड़ा एक आइसोलेटेड जजमेंट था, तो उसने कहा था कि वो MSME में रजिस्टर्ड हो नहीं हो, सो लॉन्ग एज इट फुलफिल्स द कंडीशन आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट हमारा व्यू है कि वी गिव शूट ऑफ लेटर्स टू ऑल दी एंटिटीज कि अगर आप MSME में है तो आप MOCME मेमोरेंडम या उद्योग आधार जो होता है वो आप दे दो। वो जब आ जाता है तभी कंपनी अपना मास्टर में उसको अपडेट करता है, और अपडेट करने के बाद अगर ऐसा एंटिटी है जिसका 45 डेज से या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म से व्हिचएवर इज अर्लियर लेट पेमेंट होता है, तो हमको उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है, एंड इट इज लायबल टू in disallowance of interest will be there. अभिषेक जी का क्वेश्चन है, for LLP what will differ as compared to a company in preparing an audit of accounts? ठीक है, तो इसको थोड़ा लास्ट में ले लेते हैं, it will take a little time but I'll surely अभिषेक जी take this question. So कोई अच्छा ले ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So देखिए LLP है, पहला है कि whether the LLP is subjected to audit as per LLP. So LLP is subjected to audit as per LLP Act. So does accounting standard under 133 apply to LLP? No, it does not apply to LLP. It applies to company. कौन सा accounting standard apply होगा? ICAI का accounting standards apply होगा। तो हमको ICAI का accounting standard को apply करते हुए उसका financial statement को prepare करना है। Schedule 3 लागू होगा उस पर, Schedule 3 नहीं लागू होगा, Schedule 2 लागू होगा, Schedule 2 भी लागू नहीं होगा। So क्या होगा? तो हमको वो फॉर्मेट जो शेड्यूल 3 है उसको लेना है, नहीं, आई कैन हैव माय ओन फॉर्मेट। तो डिस्क्लोजर्स LLP एक्ट में कोई मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स नहीं है, तो आई कैन डिस्क्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड्स एंड एज रिक्वायर्ड बाय द LLP। नाउ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा? ऑडिट रिपोर्ट के लिए हमको वही ऐसे 700, 705, 706, 701 में जाना पड़ेगा, ऑडिट रिपोर्ट उसी के हिसाब से बनेगा। अब ऑडिट जो है, ऑडिट विल बी डन, क्योंकि कंपनी बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड दोनों को ही फॉलो करना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑडिट डिस्क्लोजर्स। बट कंपनीज एक्ट लागू नहीं है, बट मेरे पे ICAI लागू है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे पे लागू है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स मेरे पे लागू है। तो एज पर LLP इज कंसर्न हम वो दोनों करेंगे। अब हम कहाँ से बच जाते हैं?
हम रिगर्स ऑफ शेड्यूल 3, हम रिगर्स ऑफ शेड्यूल 2, हम रिगर्स ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एज एप्लीकेबल अंडर स्टैट्यूट 185, 186, 188 वो सबसे बच जाते हैं। तो दैट एक्सटेंट देयर इज अ डिफरेंस। और जब हम बच जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑडिट प्रोसेस है वहां पे कंप्लायंस विद, जैसे कंपनीज एक्ट करते हैं तो हम कारो रिपोर्टिंग करते हैं। तो कारो रिपोर्टिंग में हमको सारे सेक्शंस का, जैसे 184 का कंप्लायंस देखना पड़ता है, 85, 86, 88, 177, सेक्शन 42, 62, हमको ये सब कंप्लायंस, लॉ का जो कंप्लायंस है वो एलएलपी में नहीं देखना पड़ता है। टू दैट एक्सटेंट इट इज डिफरेंट। आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई। और कोई क्वेश्चन होगा तो वी कैन टेक एट द एंड ऑफ द सेशन ऑन दिस। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। शेयर कैपिटल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, सारा ये हो गया है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल। Now we come to revenue recognition. इसमें ज्यादा कुछ बोलने को नहीं है. So let me give you a few bullet points only on revenue recognition because time is also short. Number one, we need to have a policy on revenue recognition. Say मेरा काम है goods बेचना, मैं से सभी काम करता हूँ. Let us say for example, I sell goods, I sell services, I have commission income, I have interest income, I have royalty income, I have rental income, I have investment income, I have इंश्योरेंस क्लेम्स, वॉट एवर नॉट। ठीक है, तो अब क्या होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का? क्या है? रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन, नंबर वन। सो व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। सो वी विल नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू until there is a reasonable certainty of ultimate collection. So just I said in case of insurance claim, revenue recognition will be postponed. So what happens कि insurance claim या से duty drawback मेरे को मिलना है या से export incentive मिलना है. So if there is no reasonable certainty of ultimate collection, revenue recognition will be performed to the next year or year when there is a reasonable certainty of ultimate collection, and in the year 2 or year 3 वो revenue में ही recognize होगा. Next, अब मान लीजिए मैंने revenue recognize किया था 100 rupees. अब next year मेरे को realize नहीं हुआ, but year 1 में there was a reasonable certainty. Year 2 में मेरे पास convincing evidence है कि ये 100 की जगह मेरे को 90 मिलेगा. तो हम 10 क्या करें? हम रेवेन्यू का रिवर्सल करें या रेवेन्यू को राइट डाउन करें? स्टैंडर्ड बोलता है चूंकि आपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लिया ईयर 1 में, तो ईयर 2 में जब आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे एस्टिमेट्स में कोई डिफरेंस था या रियलाइजेबिलिटी में 100 की जगह 90 आएगा, तो आप ये 10 का रेवेन्यू को रिवर्स मत कीजिए बट उसको राइट डाउन कर दो. तो कल को हम अगर से दिखा रहे थे इंश्योरेंस क्लेम 100 रुपीज ईयर 1 में अंडर द हेड अदर इनकम, तो हम ईयर 2 में अदर इनकम में इंश्योरेंस क्लेम नेगेटिव 10 रुपीज नहीं दिखाएंगे, बट हम उसको अप्रोप्रिएट हेड में एक्सपेंस में इंश्योरेंस क्लेम रिवर्स्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 10 रुपीज एज एन एक्सपेंडिचर दिखाएंगे. नेक्स्ट, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन the property in goods has passed from the seller to the buyer, और सेलर के पास कोई इफेक्टिव कंट्रोल नहीं है, बायर के पास इफेक्टिव कंट्रोल आ गया. तो जैसे हम लोग सालों से करते आ रहे हैं ईयर एंड में कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको माल आपके घर पे पहुंचाऊंगा, तो जब तक आपका घर पे माल नहीं पहुंच जाता है, 31 मार्च को मेरे फैक्ट्री से बाहर निकल गया बट आपकी फैक्ट्री आपके गोडाउन तक नहीं पहुंचा और वो 10 अप्रैल को पहुंचा, तो मैं सेल्स ईयर 1 में नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता, मेरे को ईयर 2 में ही रिकॉग्नाइज करना. बट मेरा अगर पॉलिसी है कि मेरे फैक्ट्री से माल निकल गया तो मेरा सेल कंप्लीट है और आपका इफेक्टिव कंट्रोल मेरे फैक्ट्री से जाते ही हो गया, रास्ते का जो डैमेज है दैट बिलोंग्स टू द बायर, देन आई विल रिकॉग्नाइज सेल्स द पॉइंट द मटेरियल्स आर डिस्पैच्ड, बिकॉज माय इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द गुड्स लूजेस, सीजेस एंड इट पासेस फ्रॉम द सेलर टू द बायर. Similarly, for commission, हम commission में how do I recognize revenue? It is not proper to say that I recognize commission on accrual basis because that is mandated by law कि हमको accrual basis करना ही है. So हम commission कब recognize करेंगे? जब हम services perform कर लेंगे and there is a reasonable certainty कि मेरे को पैसा मिलेगा. हम rental income कब recognize करेंगे? हम rental income तभी recognize करेंगे again under the this service contract method कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग लीज हम रिकॉग्नाइज तभी करेंगे ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस एंड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी फॉर अल्टीमेट कलेक्शन.
तो जब कोविड पीरियड था, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च, तो बहुत लोगों को लग रहा था कि मेरे को मार्च का हो सकता है रेंट नहीं मिले, अप्रैल मई का तो नहीं भी मिल रहा था। इस साल भी ऐसा हुआ कि बहुत लोग को लग रहा था कि मेरे को रेंटल इनकम मार्च का नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही है नहीं मिलेगा। तो अगर हम रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, वी विल नॉट रिकॉग्नाइज रेवेन्यू, बट हमको पॉलिसी फॉर ऑल आइटम्स देना पड़ेगा। अगेन इंटरेस्ट इनकम, जैसे मैंने आपको पहले बता ही दिया, इंटरेस्ट इनकम का रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे होगा, दैट वी हैव डिस्कस्ड ओनली। सो दैट इज हाउ दिस रेवेन्यू रिकॉग्निशन विल बी गिवन। सो अब हम लिखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशनल इज रिकॉग्नाइज्ड अपॉन रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फीस। दिस इज नॉट प्रॉपर। रेवेन्यू को हम कब रिकॉग्नाइज करेंगे, व्हेन द सर्विसेज आर परफॉर्म। तो कल को हमको 6 महीने का फीस एडवांस में मिल गया, से फॉर एग्जांपल, तो ये रुपया जो है विच पर्टेन्स टू द सर्विसेज विच आई प्रोवाइड इन द नेक्स्ट ईयर, उसको हम नेक्स्ट ईयर में रेवेन्यू में दिखाएंगे, और इस साल का जो मेरा सर्विस का इनकम है वो हम इस साल में दिखाएंगे। सो आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी में एवरीथिंग शुड कम। So this is how more or less revenue. Dividend income, as I said, it is not proper to say that dividend is recognized on receipt basis. Dividend will be recognized when the right to receive dividend is established. This is very important. Again, यहाँ पे सज्जन ने लिखा sales are accounted on dispatch of products. It is not correct, because on dispatch of products में भी आपने यहाँ dispatch कर दिया, but आपका contract था FOR, उसको घर तक पहुंचाने का। तो कल को रास्ता में अगर लॉस हो गया, माल डैमेज हो गया, तो उसका रिस्क किसका है? उसका रिस्क तो सेलर का है। तो बायर तो परचेज दिखाएगा ही नहीं। तो आप अगर सेल दिखा दिए जो गुड्स इन ट्रांजिट है, वेयर द टाइटल हैज नॉट पास, तो दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट। दैट आप अगर सेल दिखा दिए, बायर को तो माल मिला नहीं, तो बायर तो परचेज दिखाएगा ही नहीं ऑब्वियसली, और आप अपना रेवेन्यू भी नहीं दिखा सकते हैं इसको, क्योंकि title or risk has not passed from the seller to the buyer. So such a policy is not a correct policy. So एक point है very interesting है, when we come to stock in trade, ठीक है? अब accounting standard AS 13, and here we have a difference of opinion also with many of our professional brothers. You see AS 13 क्या बोलता है? The manner of accounting long term and current investment. ध्यान से सुनिएगा, this is वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? हम जब इनकम टैक्स एक्ट में देखते हैं तो वो बोलते हैं अगर आप डीमैट है तो डीमैट में आप प्रॉफिट निकालेंगे डीमैट अकाउंट वाइज। तो आपका अगर 4 डीमैट अकाउंट है में और आपने सेकंड डीमैट अकाउंट से आपने कुछ शेयर बेचा है, डिलीवरी दिया है, और वो जो सेकंड डीमैट अकाउंट है उसका जो शेयर्स है दैट वाज एक्वायर्ड से इन द ईयर 2008, बट फर्स्ट डीमैट अकाउंट में आपके पास 1990 का भी शेयर्स है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने डीमैट अकाउंट 2 से शेयर का डिलीवरी दिया है एंड दैट वाज एक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव व्हेनेवर इट वाज एक्वायर्ड, तो आप उसका अकाउंटिंग इनकम टैक्स में उसी से करेंगे एंड ऑन फीफो मेथड। तो एज फार एज डीमैट शेयर्स आर कंसर्न, इवन इनकम टैक्स में फीफो मेथड इज नॉट ऑन अ ग्लोबल बेसिस, ऑन अ ग्लोबल स्क्रिप्ट बेसिस, बट इट इज ऑन अकाउंट वाइज कि आपका कौन सा अकाउंट में, टाटा स्टील का अगर आपका 4 अकाउंट में शेयर है तो आपने जिस अकाउंट से डिलीवरी दिया है उसका फीफो मेथड से ही आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। नंबर 1, इनकम टैक्स में ये अकाउंटिंग है, बट AS 13 बोलता है कि दिस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। तो आपका जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो PL में आएगा एज पर बुक्स, और आपका जो प्रॉफिट होगा एज पर इनकम टैक्स, कंप्यूटेशन विल बी क्वाइट डिफरेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, अब हम आ जाए NBFC का केस में, से देयर इज अ कंपनी लाइक टाटा इन्वेस्टमेंट्स जिसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम शेड्यूल 3 देखें तो शेड्यूल 3 बोलता है कि प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी क्लासिफाइड अंडर अदर इनकम, बट अगर मेरा काम ही है आई एम प्योरली इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो अगर मैं अदर इनकम में दिखाऊंगा तो क्लासिफिकेशन विल बी अ मिसनॉमर, क्लासिफिकेशन विल नॉट बी अप्रोप्रिएट, इट विल नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को कहाँ दिखाना चाहिए? सो अब या तो हम इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखाएंगे या अदर इनकम में दिखाएंगे। अदर इनकम में दिखाएंगे तो इट विल बी अ मिसनॉमर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में दिखाएंगे तो अगेन यहाँ पे एक कैच है, क्योंकि व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, बट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। सो
व्हाट वी एडवाइस कि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम के बीच में एक लाइन आइटम दिखाओ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट विल बी अ मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन and more appropriate classification in the financial statements. Now let us come to stock in trade. AS 13 does not apply to assets held as stock in trade, but वो क्या बोलता है, the manner in which they are accounted for and disclosed is the same as the way we account for as current investments. ये क्या बोलता है AS 13 कि आप current investments को how do you account for? हम sale of current investment, purchase of current investment तो दिखाते नहीं है, हम दिखाते हैं प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. अगेन अगर प्रोविजन करना है तो प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एडजस्टमेंट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट. तो AS 13 बोलता है स्टॉक इन ट्रेड को भी आपको रिकॉग्नाइज करना है इन द सेम वे एज यू डू करंट इन्वेस्टमेंट. तो हम जब इसको सेल ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ शेयर्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, तो in my mind it is not correct. Appropriate treatment is कि हमको PL में प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज दिखाना चाहिए हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. अगेन जो डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, जो मार्क टू मार्केट हम करते हैं, करेक्ट, उसको हमको दिखाना चाहिए. एक होता है, दो पोर्शन है कि मेरा स्टॉक ओपनिंग था 1 करोड़ रुपया से, क्लोजिंग मेरा है 90 लाख और 10 लाख मेरा घटा है ऑन अकाउंट नॉट ऑफ सेल बट ऑन अकाउंट ऑफ वैल्यूएशन लॉस. तो ये 10 लाख को हमको दिखाना चाहिए एडजस्टमेंट टू कैरिंग अमाउंट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एज अ लॉस, करेक्ट. बट से मेरा ओपनिंग स्टॉक था 1 करोड़, क्लोजिंग स्टॉक है 1 करोड़ 10 लाख, मेरा मार्क टू मार्केट लॉस नहीं है, ये 10 लाख मेरा बढ़ा है ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेश परचेजेस, तो ये 10 लाख हम दिखाएंगे इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक में. तो ये डिस्टिंक्शन इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक क्वेश्चन आता है कि जो स्टॉक है इसका हम वैल्यूएशन कैसे करें. अगर हम स्टैंडर्ड देखेंगे तो स्टैंडर्ड बोलता है आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर्स करके 4 कैटेगरी है. अब ICDS में अलग कैटेगरी है. स्टैंडर्ड बोलता है इट इज मोर प्रूडेंट टू वैल्यू स्क्रिप्ट वाइज, बट अगर आप ICDS देखेंगे तो ICDS बोलता है आपको कैटेगरी वाइज करना पड़ेगा. तो आप जैसे कोटेड शेयर्स का एक कैटेगरी हो गया, उसको आप अलग वैल्यूएशन किए और वहां एग्रीगेट कॉस्ट और एग्रीगेट मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं, नॉट स्क्रिप्ट वाइज. तो आपको यहाँ पे भी थोड़ा डायकोटोमी है, तो आपको इसको देखना पड़ेगा हाउ टू रिकंसाइल AS 13 विद ICDS ऑन सिक्योरिटीज. तो दिस वर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. PPE में तो लास्ट में लेते हैं अगर इसमें कोई क्वेश्चन होगा, बिकॉज ये तो वी टेक अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. नाउ अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट में सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज we may have 2 categories of investment. One is long term investment, one is current investment. We may have investment property, we may also have assets held as stock in trade, correct. So for each of the category of investment हमारा एक separate policy होना चाहिए. I have to say that long term investments are valued at cost. Cost comprises of purchase price, brokerage and duties. अगर हम इंडिया से लंदन गए for dealing in purchase of certain company, for acquisition of say shares of some company, उसके लिए मेरे को जो ट्रैवलिंग कॉस्ट लगा, that is not form part of cost of purchase, तो उसको हम कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते. अगर हमने बोरो करके कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा से फॉर एग्जांपल, तो हम उस इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं कॉस्ट में, क्योंकि बोरिंग कॉस्ट क्या करेगा एज फॉर क्वालिफाइंग एसेट AS 16, एंड व्हाट क्वालिफाइंग एसेट इज विच जनरली टेक्स अ सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम से 1 ईयर. तो हम इन्वेस्टमेंट को भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते. हमने लैंड खरीदा से, ठीक है, फैक्ट्री बनाने के लिए, बट हम फैक्ट्री नहीं बना रहे फॉर सम रीजन और द अदर, या हमने लैंड को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदा, या हमने प्रॉपर्टी फ्लैट खरीदा विद बोरोड फंड. तो अगेन दिस फ्लैट इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट, तो हम इसका इंटरेस्ट को भी फ्लैट में या लैंड में कैपिटलाइज नहीं कर सकते. AS 16 AS 13 परमिट नहीं करता है. हमारे पास शेयर्स है, उसको हम रिवैल्यू करना चाहते हैं, AS 13 परमिट नहीं कर सकता है. यू कैनॉट रिवैल्यू शेयर्स. अगर मेरा शेयर का कॉस्ट है 10 करोड़, मार्केट वैल्यू है 1000 करोड़, हम बोलेंगे कि भाई ये 900 करोड़ को हमको बैलेंस शीट अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन के लिए लेट मी रिवैल्यू द इन्वेस्टमेंट्स. आई एम नॉट परमिटेड. नाइदर आई कैन रिवैल्यू इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, नाइदर इवन आई कैन रिवैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी व्हिच इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट. बट अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी व्हिच इज हेल्ड एज फिक्स्ड एसेट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसको हम रिवैल्यू कर सकते हैं, बट इसको हम रिवैल्यू नहीं कर सकते हैं. अगर हम इंड एस फॉलो करते तब हमारे पास ऑप्शन है
कि अगर आपके पास इक्विटी है, लॉन्ग टर्म इक्विटी है, तो आप इसमें आप कॉस्ट मॉडल ले सकते हैं या फेयर वैल्यूएशन मॉडल ले सकते हैं। तो वहां पे हम एसेट्स को, इक्विटी शेयर्स को, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी को रिवैल्यू कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर सकते हैं। बट इंडियन गैप में, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम प्रॉपर्टी को, हम शेयर्स एंड सिक्योरिटी को रिवैल्यू नहीं कर सकते, बट हमको प्रोविजन करना पड़ेगा in case of long term investment when I consider that diminution is permanent and not temporary. Say for example, कोई के पास वोडा आइडिया का शेयर है, मार्च 21 में उसने 12 रुपया में खरीदा था, करेक्ट, और 31 मार्च को वैल्यू मान लो 10 रुपया है, मार्केट प्राइस 10 रुपया है, आज के दिन भी वो होल्ड करता है। अब वो देखता है कि मेरा डिमिनिशन 2 रुपया पकड़े कि 0 पकड़े, क्योंकि एक मार्केट में एक ये है कि भाई वोडा आइडिया डज नॉट हैव एनी वैल्यू, बट हमारा ये ओपिनियन है कि 31 मार्च में एक मार्केट एग्जिस्ट करता था, कोट्स वर अवेलेबल, वॉल्यूम सफिशिएंट था, तो अगर 12 में खरीदा है तो हम अगर 10 में भी मार्क टू मार्केट उसको कर दें एंड प्रोवाइड फॉर डिमिनिशन, दैट विल बी अप्रोप्रिएट। बट से हमारे पास कोई शेयर्स ऐसा है जो कोविड के कारण बहुत गिर गया, बट हैविंग रिगार्ड टू द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, हैविंग रिगार्ड टू द कैश फ्लो, हम है कि दिस इज अ शॉर्ट टर्म टेम्पोररी मार्केट फेनोमेनन एंड डिमिनिशन इज नॉट परमानेंट, तो हम नहीं भी प्रोवाइड करें डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वो चलता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर मेरे पास है, दैट हैज टू बी वैल्यूड ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। नाउ वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमारा है एएस, एक हमारा आरबीआई गाइडलाइंस है। तो जब एनबीएफसी है तो आरबीआई गाइडलाइंस विल सुपरसीड। तो आरबीआई गाइडलाइंस क्या बोलता है एनबीएफसी के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप वैल्यू करो एएस 13 के जैसे, बट करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू करो, उन्होंने उसका मेथड दिया है, वहां भी उन्होंने बोला है कि आप उसको कैटेगराइज करो इनटू डिफरेंट कैटेगरीज एंड वैल्यू दो ऑन लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ दोज कैटेगरीज। नेक्स्ट, as far as interclassification from investment long term to current और current to long term है, हमारा एएस में when to classify reclassify उसका गाइडेंस नहीं दिया है। एएस बोलता है आप जब लॉन्ग टर्म से करंट पे करेंगे तो इट हैज टू बी लोअर ऑफ बुक वैल्यू एंड कैरिंग वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग वैल्यू, बट जब आप करंट से लॉन्ग टर्म में करेंगे तो इट हैज टू बी लोअर ऑफ कैरिंग वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब सेम प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट है एनबीएफसी में, बट वहां खाली है कि आप इंटर क्लासिफिकेशन साल में 2 ही बार कर सकते हैं, 1 अप्रैल को कर सकते हैं या 1 अक्टूबर को कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट यू नो, ये तो जैसे अगर कोई लिख देगा इन्वेस्टमेंट्स आर स्टेटेड एट कॉस्ट, तो इट इज एन इनएप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन, आपको स्पेसिफाई करना होगा whether it is a long term, whether it is a current. So appropriate would be long-term investments are stated at cost. Provision is made to recognize a decline if it is permanent in nature. Current investments are valued at lower of cost and fair value, computed category wise. और क्या category आपको ये बोलना पड़ेगा। अब unquoted investments है, how do you value अगर long term है, it is valued at cost, but provision हम करेंगे if it is permanent in nature. तो normally अगर investments हमारे financials में material है, तो हमको अपना क्लाइंट से सामने वाला कंपनीज का अगर कोटेड है तो मार्केट प्राइस इज एविडेंस प्रोवाइडेड, उसमें ट्रेडिंग है, इट्स नॉट लाइक व्हाट वी कॉल्ड, जिसको बोलते हैं ना इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर है, उसका मार्केट प्राइस इज ऑफ नो रेलेवेंस, बट फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तो मार्केट प्राइस, अगर अदर देन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स है तो हमको उसका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, बैलेंस शीट एंड अदर फैक्टर्स से हमको देखना पड़ेगा कि वेदर डिमिनिशन इज टेम्पोररी और परमानेंट। अगेन हमारा किसी में मटेरियल इन्वेस्टमेंट है तो हो सकता है मेरा मटेरियल इन्वेस्टमेंट मेरा सब्सिडरी जॉइंट वेंचर में है, अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, बट हैविंग रिगार्ड टू होल्डिंग कंपनी का बिजनेस प्लान्स, फ्यूचर कैश फ्लोज, मैनेजमेंट इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस इज अ टेम्पोररी फेनोमेनन एंड नॉट परमानेंट, so I need not provide for the provision for diminution in valuation of investments. So this is about ये। हाँ, अब जो मैं इंटरेस्ट का बोल रहा था, you cannot classify, you cannot include interest cost even directly attributable to the borrowings. आपको वहाँ 14A सेक्शन 57 अलग देखना पड़ेगा, 14A पहले लागू था, अब सेक्शन 57 लागू है, तो 57 भी बोलता है कि अगर आपने बोरोड फंड से इन्वेस्टमेंट किया तो जितना डिविडेंड इनकम है उससे आपको कोई खर्चा बाद नहीं मिलेगा अदर देन कलेक्शन चार्जेस, तो कुछ होता ही नहीं है। और आप जो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है इन रिलेशन टू
द बोरिंग, वो आपको 20% ऑफ डिविडेंड इनकम मिलेगा। बट कई सारा कोर्ट का जजमेंट है, नंबर ऑफ डिसीजंस कि आप इसको फॉर टैक्स पर्पसेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी मान सकते हैं व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। देयर आर नंबर ऑफ डिसीजंस ऑफ कलकत्ता ट्राइब्यूनल एंड वेरियस हाई कोर्ट्स कि आपने लैंड को बोरोड फंड से लिया, अपने शेयर को बोरोड फंड से लिया और 3 साल 4 साल बाद बेचा, तो जो इंटरेस्ट है for the purpose of acquisition directly attributable for the purpose of acquisition of such assets that you can claim as deduction while computing capital gains. So related party disclosures है, just we'll spend 5 minutes on related party disclosures. देखिए जो नहीं आप करते वो मैं जनरली बोलता हूँ, एक नेवर से who are my related parties। हमारे को related party को इन फॉलोइंग कैटेगरीज क्लासिफाई करना है। की मैनेजमेंट पर्सन, directors need not be key management person, correct, directors need not be key management person। तो हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर बोल के नहीं करेंगे कि मिस्टर ए मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बी होल टाइम डायरेक्टर, नहीं, हम अंडर हेड की मैनेजमेंट पर्सन बोलेंगे, मिस्टर ए मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बी होल टाइम डायरेक्टर, दीज आर की मैनेजमेंट पर्सन। सो देन relatives of KMP, then enterprises where KMP have significant influence or their relatives have significant influence, associates, joint ventures, subsidiaries, holding companies। so इस तरह से क्लासिफिकेशन है। बहुत जन क्लासिफाई जब रिलेटेड पार्टी का देता है तो ये नॉर्मल हेड नहीं लिखता, वो क्या कर देता है, हेड लिख देता है मिस्टर एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रेम्यूनरेशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर। दिस इज नॉट, बिकॉज रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज KMP। अब मेरा कोई कंपनी में कॉमन डायरेक्टर है, बाय वर्च्यू ऑफ इट मे बी अ सब्सिडरी, इट मे बी एन एसोसिएट और इट मे बी अ जॉइंट वेंचर और आई मे हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो वहां पे कई कंपनी क्लासिफाई कर सकते हैं एंटिटीज विद कॉमन डायरेक्टर्स। दिस इज नॉट एट ऑल अ क्लासिफिकेशन, इट इज नॉट एट ऑल अ रिक्वायरमेंट। एंटिटीज विद कॉमन डायरेक्टर्स नीड नॉट बी रिलेटेड पार्टी। हमको देखना पड़ेगा whether it is an entity which is my associate, which is my joint venture, it is my subsidiary or an entity in which I have a significant influence। तो अगर वो सब और my relatives डायरेक्टर और KMP और relatives have significant influence अगर है तभी हमको दिखाना है और उसी हेड में दिखाना है। कॉमन कंट्रोल कॉमन डायरेक्टर नहीं चलेगा। नाउ अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जो हम लोग नहीं दिखाते वो क्या है, अगर इस साल में मेरा कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, से फॉर एग्जांपल, बट I have closing balances, then I must show all closing balances। Number 2, अगर मेरा कंट्रोल है कोई रिलेटेड पार्टी पे, से I have subsidiaries, उस सब्सिडरी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी मेरे को सब्सिडरी का नाम देना पड़ेगा एज एंटिटीज वेयर द होल्डिंग कंपनी हैज कंट्रोल, तो वो देना पड़ेगा। अज्यूमिंग मेरा कोई सब्सिडरी नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, then I can write there were no related party transactions during the year, there are no related party where control exists। बट अगर कंट्रोल है कोई पे तो मेरे को उसका पार्टी का नाम डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा irrespective whether I have transactions or not। अगर मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट ईयर एंड है विद एनी ऑफ द रिलेटेड पार्टीज आई हैव टू डिस्क्लोज। हम लोग जनरली क्या नहीं दिखाते, वी हैव गिवन अ गारंटी फॉर अ सब्सिडरी, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, जब हम गारंटी फॉर अ सब्सिडरी दी है या फिर तो हम उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं दिखाते, हम एक डिस्क्लोजर दे देते हैं। द डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 186 का जब डिस्क्लोजर दे देते हैं तो हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग गारंटीज 50 करोड़ इन फेवर ऑफ सब्सिडरी फॉर सच एंड सच पर्पस। दिस इज आल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो हमको इसको अंडर व्हाट वाज द क्वांटम ऑफ गारंटी गिवन ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट इज द गारंटी एज एट ईयर एंड, हमको ये दोनों का दोनों ही दिखाना पड़ेगा। हम बोरिंग्स हैं, my borrowings are secured by personal assets of directors, my borrowings are secured by personal guarantees of directors। उसको हम unsecured loan या secured loan के नीचे में दिखा देते हैं, unsecured loan के नीचे में दिखा देते हैं, but again it is a related party transaction, उसके बारे में हम नहीं देते। जब मेरे ग्रुप कंपनी कोई गारंटी देता है, it is very important for arm's length, आप गारंटी कमीशन चार्ज कीजिए। अगर आप गारंटी कमीशन नहीं चार्ज करते, it is not an arm's length। So a question may be raised as far as 188 as well as section 166 that directors have not acted in good faith to protect the best interest of the company। और अगर ऐसा गारंटी कमीशन आपने लिया है तो 188 का कंप्लायंस 166 देखिए और इसको आप रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में दिखाइए। बहुत कंपनी में होता है कॉमन शेयरिंग अरेंजमेंट कि हम एक कंपनी है उसके नाम से ऑफिस है, वहां पे 20 कंपनी है, सबको टेबल स्पेस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, सब करता है,
तो अब हम ना तो कोई पैसा लेते हैं उससे, उसी के आदमी को भी यूज करते हैं। शुड नॉट डू, इट इज एडवाइजेबल आप एक कॉमन रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट कीजिए। रिसोर्स शेयरिंग एग्रीमेंट करके हैविंग रिगार्ड की वो आपका कितना स्पेस यूज करता है, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है, आपके की एम्प्लॉयज का कितना नंबर ऑफ आवर्स यूज होता है, अदर सर्विसेज वो क्या यूज करता है, तो करके उससे एनुअली मंथली कॉस्ट लीजिए एंड दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप कॉस्ट नहीं भी लेते हैं एंड योर group companies are using your office space, your common services, your facilities, your executives, employees, तो आपको ये भी फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा बिकॉज व्हाट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ control of transfer of resources or obligations irrespective whether a price has been charged or not. So this is also a related party transaction. आपको इसको भी देना disclosure देना पड़ेगा. So this is something about related party transaction. Now, अगर हम dividend देते हैं to my shareholders, many companies have a practice of showing even dividend to shareholders as a related party transaction. Many companies do not show because it is not something, a transaction which has happened with the related parties. This is to be paid irrespective of anything. कि अगर हम equity dividend declare किए हैं तो like अनरिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज को भी मेरे को डिविडेंड देना है। अगर मैंने कोई प्रोविजन किया है, मैंने कोई बैड डेट किया है, मैंने कोई राइट बैक किया है एंड इट हैपेंस टू बी अ रिलेटेड पार्टी, तो मेरे को उसका भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ये जो क्लासिफिकेशन है, इफ यू कैन सी कॉमन डायरेक्टर, एफिलिएट, कॉमन कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, एंटरप्राइजेस, ये क्लासिफिकेशन प्रॉपर बिल्कुल नहीं है। आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा एंड ये 5 क्लासिफिकेशन है जो हमने डिस्कस किया। दीज आर द 5 क्लासिफिकेशन जिसके तहत आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन है, हम लिखते हैं रिलेटेड पार्टी में। रिलेटेड पार्टी इट इज दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एंड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट ने टाइम एंड अगेन गाइडेंस नोट, शेड्यूल 3 का गाइडेंस नोट, नेवर यूज द वर्ड सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट। सर्टिफाइड बाय द मैनेजमेंट लिखने से ऐसा प्रतीत होता है that you have not applied your diligence at all, you have not applied audit procedures, you have accepted whatever the management has given you per se. So this cannot be done. तो आप इसको नहीं accept कर सकते हैं। Certified by the management अगर लिखता है तो you should advise the management to remove the word as certified from the financial statements. So this is all about related parties. अब AS10 में just 5 मिनट मयूर, और just give me 5 minutes. Sure, you can continue. AS10 में देखिए क्या important है कि unlike the previous AS10, अभी depreciation और fixed assets दोनों merge होके PPE में आ गया है। तो की चेंज क्या हुआ है? की चेंज कुछ हुए। नंबर 1, जो टी कंपनीज थी, स्पेशली एग्री कंपनीज, मैं एग्जांपल के लिए टी कंपनी बोल रहा हूँ, टी कंपनी जो प्लांटेशन के लिए खर्च करती थी वो सारा का सारा पहले पीएल में चार्ज करती थी। अभी क्या हो गया है कि जो हम टी उगाने के लिए प्लांट उगाने का खर्च लगता है, प्लांटेशन और रीप्लांटेशन एक्सपेंसेस, इसको मुझे कैपिटलाइज करना पड़ेगा। दिस इज वन चेंज। तो कोई भी मेरा बियरर प्लांट है विच विल बियर फ्रूट्स, जिसको हम प्रोसेस करके फिर बेचेंगे, दैट हैज टू बी कैपिटलाइज। नंबर 1। नंबर 2, अब मेरे पास ऑप्शन है कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल का। पहले भी था, बट पहले क्या था, हम रिवैल्यूएशन सेलेक्टिवली भी यूज कर सकते थे। अभी ये बोलता है आप या तो कॉस्ट फॉलो करिए और रिवैल्यूएशन फॉलो करिए। आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो लैंड अगर है तो सब लैंड को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट आप बोलेंगे लैंड एट बांकुरा हम रिवैल्यू करेंगे, लैंड एट राजस्थान हम कॉस्ट करेंगे, ये परमिसिबल ना। रिवैल्यूएशन पहले क्या था, हम लोग रिवैल्यूएशन एक बार कर लिए, 10 साल फिर नहीं किए, वो चलता गया। अब वो परमिसिबल नहीं है। अब वो बोलता है कि अगर आप रिवैल्यू कर लिए तो ईयर 1 में आपने बोला हम रिवैल्यूएशन मॉडल चूज करेंगे, तो 5 करोड़ का 25 करोड़ हुआ, 20 करोड़ रुपए आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले गए। अब अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत है तो आपको एवरी ईयर रिवैल्यूएशन करके इफेक्ट देना पड़ेगा। बट अगर मार्केट फ्लक्चुएशंस नहीं है तो वंस इन 3 to 5 years आप फिर रिवैल्यू कीजिए, फिर रिवैल्यूएशन गेन या लॉस है उसको आप रिवैल्यूएशन सरप्लस में ले जाएंगे। अब हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आता है ड्यू टू रिवैल्यूएशन, वो हम पीएल में डेबिट करते हैं।
तो अब पहले हम क्या करते थे, उसको हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से पीएल में ट्रांसफर कर लेते थे, अब वो परमिटेड नहीं है, हमको रिवैल्यूएशन रिजर्व से रेवेन्यू रिजर्व्स में ले जाना पड़ेगा, हम पीएल के थ्रू रूट नहीं कर सकते। जब एसेट पूरा डिस्कार्ड और डिस्पोज हो जाएगा तब जो रिवैल्यूएशन बैलेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व में है pertaining to that asset that I will transfer from revaluation reserve to revenue reserve. इसमें एक बहुत बड़ा प्लानिंग होता था which has been, जिसका लूप होल प्लग 3-4 साल पहले या 5 साल हो गया होगा। फॉर एग्जांपल आपकी एक लैंड थी 10 करोड़ में, उसका मार्केट वैल्यू 1000 करोड़ है, तो आपने उसको से 100 करोड़ है, नॉट 1000, 10 करोड़ का मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है। अब आपने इसको रिवैल्यू किया तो बैलेंस शीट में लैंड आ गई 100 करोड़ रुपया, एसेट लायबिलिटी साइड में रिवैल्यूएशन रिजर्व 90 करोड़ हो गया। अब आपने इस लैंड को बेच दिया, से 100 करोड़ में बेचा, तो आपका पीएल में कोई प्रॉफिट नहीं आया। और हम क्या करते थे, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व से जनरल रिजर्व में ले जाते थे। अब हम टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं, जमीन हमने 100 करोड़ में बेचा, खरीदा था 10 करोड़ से, इंडेक्सेशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 या 81 के कारण मेरा ये लॉस आ गया, तो नॉर्मल कैपिटल गेन नहीं आया। अब मैट में भी नहीं आता था, क्यों नहीं आता था, क्योंकि पीएल में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है। इसको प्लग, इस लूप होल को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ साल पहले प्लग किया और बोला नहीं, आप रिवैल्यूएशन कोई एसेट का करते हैं और उसको डिस्पोज करती हैं तो कंपल्सरीली जो रिवैल्यूएशन रिजर्व में बैलेंस है उस एसेट के प्रति पर्टेनिंग टू दैट एसेट, वो भी आपका मैट कंप्यूटेशन में इनकम का पार्ट हो जाएगा। अभी तो लोगों के पास ऑप्शन है आइदर टू चूज 115 BAA एंड नॉट पे मैट और गो फॉर द न्यू रिजाइन, उसमें आपका टैक्स भी 25.17% है, तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये 115 BAA में रेगुलर चेंजेस आते हैं। अगर हम मार्च 20 का बात करें तो आपको 80G का डिडक्शन मिलता था 115 BAA में, बट मार्च 21 में देखेंगे तो 80G का डिडक्शन नहीं मिलता है। सो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। Also having regard to your future profitability, maybe next 3, 4, 5 years का हम प्रोजेक्शन करके कैलकुलेट करें कि हमारे लिए 115 BAA वायबल है या वायबल नहीं। So thank you. It's sharp 7. With this, I would like to end my presentation. Thank you, President sir. Thank you, Mayur. Thank you, VP sir. Thank you so much. Yeah, that was a thorough discussion on all the accounting standard. Within the time we have been able to discuss, and it had been very interactive. We have also taken up most of the questions. Any audience would like to ask any further question can type in the chat box, or you can raise hand so that we can discuss with Mohit ji. We hope most of the questions were as all the questions were answered during the session only. So there seems not any there seems to be no more questions with the audience. I request our secretary Rahul Rumta ji to kindly offer a formal vote of thanks. Good evening, everyone. Good evening, Mohit ji. Thank you, Mayur. Just 1 minute. Sorry for the background noise. So thank you, Mohit ji, for the wonderful deliberation. Today being the first session of a series of workshops, and it is always great listening to Mohit ji. Our YouTube videos of yours receives a lot of views, so I'm looking forward to this one also receiving a lot of views on YouTube. That it was very interactive, and thank you for your time, taking out time from your busy schedule and sharing all your knowledge with us. It was very good listening to you, sir. Thank you very much, sir. On behalf of the association, due to Corona Kaal and because of the program being in virtual format, we are offering you a memento from our side virtually. Sir, it's an e-memento. Thank you. Mail कर दीजिएगा. Sure, sir. It will be a part of your e-library, sir. Thank you. I request everyone to put their hands together and give a round of applause to sir for the wonderful deliberation. Thank you so much. Thank you. I also thank all the attendees for joining the workshop, and we look forward to your presence tomorrow as well. Thank you. Thank you. I'd also like to put on record that Mohit ji has helped us to design this workshop,
and Yeah. to choose the topics and speaker. Thank you for that also, Mohit ji. Thank you. My pleasure. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Bajrang ji. Thanks. Tomorrow we'll be starting at 5. Our speaker is MP Vijay Kumar sir, and he will be discussing on analytical and substantive procedure, management representation letter, and external confirmations. Cool. Thank you. See you guys That's it. tomorrow. Thank Thank you. you. Should I end, Rolbia? Yes, yes. Okay.